नमस्ते, शुभ प्रभात। यूपीएससी विद हेतु एवं चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। और याद रखिएगा, यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, जिसमें आप लोगों को केवल महत्वपूर्ण जानकारी ही दी जाएगी। और ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसे हमने टिक किया है ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम डेली रोजाना की तरह यूपीएससी जो पिछले विगत वर्ष का पूछा गया प्रश्न है उसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है और उसमें क्या खास बातें हैं। यह सिविल सर्विस परीक्षा विगत वर्ष 2015 का प्रश्न है भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य है। कथन दिया है। पहला कथन है एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। दूसरा कथन है दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संगठन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी आसियान। और तीसरा कथन है पूर्वी शिखर सम्मेलन ईस्ट एशिया समिट। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। और ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3, ऑप्शन डी है भारत इनमें से किसी का सदस्य नहीं है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं आज की दैनिक जागरण की क्या खास खबरें हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं और एक एक खबर हम लोग आसानी से पढ़ते हैं। मंजिल के करीब पहुंचा श्रमिक को बचाने का अभियान। 11 दिन से उत्तराखंड में आलमवेड़ा रोड सुरंग में फंसे 8 राज्यों के 11 श्रमिक तक पहुंचने को लगभग 7 मीटर की दूर शेष हो चुकी है 57 मीटर ड्रिलिंग। कुल 57 से 60 मीटर की जानी है ड्रिलिंग। कार्य जल्द पूरा होने की उम्मीद है। श्रमिक को बाहर आने पर उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए भी पूरी तैयारी की जा चुकी है। ये हम देख रहे जो उत्तराखंड के सिलक्यारा में निर्माणाधीन आलमवेड़ा रोड सुरंग में फंसे 8 राज्यों के 41 श्रमिकों को सुकुशल बाहर निकालने का अभियान बुधवार देर रात तक मंजिल के और करीब पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया राज्य था। देहरादून इसकी राजधानी है। 9 नवंबर 2000 को यह राज्य बनाया गया था। इसमें विधानसभा में 70 सीट, लोकसभा में 5 और राज्यसभा में 3 सीटें देखने को मिलेगी। और यहाँ के सीएम यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। गाजा में आज रुकेगी लड़ाई। 47 दिनों बाद 4 दिन का युद्ध विराम। 50 इजरायली बंधकों के बदले 300 फिलिस्तीनी होंगे रिहा। दो पक्ष मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों को करेंगे रिहा। भारत सहित पूरे विश्व में लड़ाई थमने पर खुशी जाहिर की जा रही है। राजौरी में मुठभेड़, 2 सैन्य अफसरों समेत 4 बलिदानी देख रहे हैं। जंगल में आतंकी ठिकानों बने कच्चे मकान में महिलाओं व बच्चों को बचाने के दौरान दिए सर्वोच्च बलिदान। मेजर समेत 2 सैन्य कर्मियों घायल। 2 विदेशी आतंकियों ने घेराबंदी में फंसे होने की आशंका। 1 आतंकी को भी घायल होने की सूचना। रुक कर गोली जारी। देख रहे हैं जो ये जम्मू कश्मीर के राजौरी क्षेत्र उसी में हमले की खबर है। सुप्रीम कोर्ट से मांगा मुक्त रेवाड़ियों को माना जाए भ्रष्टाचार। 2013 के एस सुब्रमण्यम बालाजी फैसले में 2 सदस्यीय पीठ ने इस भ्रष्टाचार आचरण को नहीं माना था। मुक्त रेवाड़ियों की घोषणा के मामले में शुरू हुई सुनवाई। याचिकाकर्ता की दलील जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 में इसे माना गया भ्रष्ट है आचरण। मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीति द्वारा मुक्त रेवाड़ियों की घोषणा की मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई। बुधवार को याचिकाकर्ता ने मांग की कि मुक्त रेवाड़ियों की घोषणा को जनप्रतिनिधि कानून की धारा 123 के भ्रष्ट आचरण यानी भ्रष्टाचार या मतदाताओं के रिश्वत देने पर मना किया जाना चाहिए। हम देखें जो चुनाव चल रहे हैं ना, उसी में लोग रिश्वत देते हैं एक दूसरे
मतलब कि एक पक्ष इतना देगा, दूसरा पक्ष उससे भी कम करके देगा। अभी इसका उदाहरण हम तत्काल में देख सकते हैं। राजस्थान में कांग्रेस ने कहा कि सिलेंडर हम देंगे 450 में, उसी में बीजेपी ने कहा हम देंगे 400 में। अगर इसी तरह में धीरे धीरे करके इसी तरह दे रहे हैं, लुभा रहे हैं कि जनता हमें वोट दे। आइए देख रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। लगातार तीसरे दिन दिल्ली वासियों को लेनी पड़ी जहरीली हवा में सांस। नर्सरी दाखिले का आवेदन आज से है। हिंदू कॉलेज में छात्रों के खिलाफ नुकसान की दी कार्रवाई रद्द। कॉलेज के अधिकारी घोषणा नहीं, कॉलेजों को जाने में लगे छात्र। आधी आबादी दिखा रही पूरे देश की तस्वीर। प्रगति मैदान में चल रहे 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में एक मंडप ऐसा है जहां आधी आबादी देश की पूरी तस्वीरें दिख रही है। बाल्टिक देश भारत में करेंगे निवेश। विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत नार्डिक बाल्टिक बिजनेस सम्मेलन को किया संबोधित। बाल्टिक क्षेत्र के देशों के साथ भारत के कारोबारी रिश्ते तेजी से बढ़ रहे आगे। बाल्टिक देश की बात करें, उत्तर पूर्व यूरोप के 3 देशों को कहा जाता है जो बाल्टिक सागर के किनारे पर है। वो 3 देश हैं एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। वहीं बात करें कि बाल्टिक सागर किस महाद्वीप में स्थित है, तो वह उत्तर यूरोप महाद्वीप का एक देश है। बाल्टिक देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र 1991 में हुआ था। भारत के कैग बने यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष। वैश्विक ऑडिट परिदृश्य की भारत की सक्रिय भूमिका को रेखांकित करता है मुर्मू का चयन। भारतीय दल संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेने को ऑस्ट्रेलिया रवाना। संयुक्त सैन्य अभ्यास अष्ट हिंद के द्वितीय संस्करण में भाग लेने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों का दल बुधवार को ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गया। इस दल में 81 जवान शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियाई दल की ओर से रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना के 20 जवान अभ्यास में शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया जाएगा। उद्देश्य रहेगा सहयोगात्मक साझेदारी को बढ़ावा देना और दोनों पक्षों के बीच सर्वोत्तम तरीकों को साझा करना। यह शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों में बहुसंचलन अभियान के दौरान दोनों सेनाओं के बीच परिचालन क्षमता बढ़ाएगा और संयुक्त अभ्यास विचारों के आदान प्रदान व सामरिक अभियान के संचालन के लिए रणनीति, तकनीकी और तरीकों के संयुक्त अभ्यास को बढ़ावा देगा। सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए हो शिक्षा। आइए देख रहे हैं कि राजनीति से जुड़ी खबरें हैं। चुनाव चल रहे हैं इस समय विधानसभा के, जो कि 5 राज्यों में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम। और जो चुनाव होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्र सभा, लोकसभा, विधानसभा, ये सब चुनाव को चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है, यानी भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात करें 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी और 25 तारीख को आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। और यह एक संवैधानिक संस्था है। ये संविधान के 324 अनुच्छेद के तहत इसकी बात की गई है। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और डेली हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं, तो आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोग को इसके बारे में थोड़ी जानकारी हो तो आप लोग हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सुरंग तक मशीन पहुंचाने को बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर। निर्बाध परिवहन को विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया। आज मथुरा पहुंचेंगे पीएम, श्री कृष्ण जन्म स्थान का करेंगे दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को कान्हा की नगरी मथुरा आएंगे। मीराबाई पर जारी करेंगे डाक टिकट व सिक्का। श्री कृष्ण जन्मस्थल में करेंगे प्रदर्शन। आतंकियों के मददगार डॉक्टर सहित 4 कर्मियों सेवा मुक्त। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ उठाया यह कदम। बिहार के सरकारी अस्पताल में 10 महीने में 848 बच्चों की मौत। अनुग्रह नारायण माधव मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। 5314 बच्चे। दैनिक जागरण ने सूचना के अधिकार की तहत मांग जानकारी तो सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े।
नेशनल हार्ट मामले में लंबी कानूनी लड़ाई की तैयारी में कांग्रेस। एजेएल की संपत्ति जब्ती के खिलाफ कानूनी पहलुओं को खलांगना शुरू। ये हम देख रहे हैं कि जो न्यूज़पेपर यानी उसी की जो कंपनी होती है उसी की बात हो रही है, समाचार पत्र की। और ये देख रहे हैं संपादकीय पत्र है। यह प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और अन्य वनडे एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें से आप लोग को मिल सकती है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल भी दिए होते हैं जो कि आंसर राइटिंग करने में आप लोगों को समस्या का समाधान भी करा सकती है। और इसमें से बहुत सी समस्याओं का समाधान हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण आर्टिकल दिए होते हैं जो आप लोगों के लिए सहयोग प्रदान कर सकता है। आज का आर्टिकल है अंतिम पड़ाव पर फिर निराशा। ये तरुण गुप्ता कह रहे हैं, पूरे विश्व कप के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद विजेता न बन पाना बहुत आहत करने वाला रहा। ये देखें जो रविवार को भी आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था उसमें 6ठी बार ऑस्ट्रेलिया टीम जीती थी, उसी की बात हो रही है कि 10 बार लगातार मैच जीतने के बाद भी सेमीफाइनल भी जीत लेकिन फाइनल में नहीं जीत पाए, उसी की बात हो रही है, उसी का आर्टिकल दिया हुआ है। और यहाँ कुछ छोटे छोटे महत्वपूर्ण आर्टिकल दिए होते हैं, उसे भी पढ़ लीजिएगा। जैसे दिए डिफेक्ट, तकनीकी की बड़ी चुनौती, ये सब महत्वपूर्ण होते हैं। निजी क्षेत्र की नौकरियों के आरक्षण का प्रावधान। देश में आरक्षण के मुद्दे पर स्वतंत्रता के बाद से ही चर्चा होती आ रही है। हाल ही के कुछ वर्षों में स्थानीय लोगों की नौकरी की सुरक्षा का मुद्दा यानी स्थानीयता के आधार पर निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण देने की बहस ने जोर पकड़ा है। साथ ही यह भी देखने में आया कि विभिन्न राज्यों ने स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण के संबंध में कई कदम उठाए हैं, जिसमें प्रस्तावित आरक्षण 30% से 70-80% तक है। लिहाजा स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों के बढ़ते आरक्षण और इससे जुड़ी चिंताओं के संदर्भ में एक बार फिर बहस छिड़ गई है। देख रहे हैं कि महिला किसान जिसके साथ सत्ता होगी उसके हाथ। डिजिटल पेमेंट का एक और तरीका ई रुपया। भारत डिजिटल करेंसी या ई रुपया का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ा रहा है। अब तक भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई सहित 13 बैंक डिजिटल करेंसी का वितरण शुरू कर चुके हैं। एसबीआई की बात करें 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। आइए जानते हैं कि डिजिटल करेंसी क्या है, ये यूपीआई से कैसे अलग है और इसका इस्तेमाल कैसे है। क्या है डिजिटल करेंसी? डिजिटल करेंसी आपके बैंक नोट का ही एक डिजिटल स्वरूप है। इसका नाम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC है। ये करेंसी नोट का डिजिटल फॉर्म है जिसे आरबीआई जारी करता है। बैंक नोट भी रिजर्व बैंक ही जारी करता है। जिस तरह से हम किसी दुकान पर सामान लेते हैं उसी के लिए बैंक नोट देते हैं, उसी तरह ई रुपया भी देंगे, लेकिन इसे डिजिटल तरीके से दिया जाएगा। कैसे काम करता है ई रुपया, आज देखते हैं। अभी खुदरा और थोक लेन देन के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत बैंकों के जरिए डिजिटल रुपया वितरित किया जा रहा है। अब आप लोग से ये प्रश्न पूछ सकता है कि इस जो डिजिटल करेंसी आई है उसके लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत बैंकों ने जारी किया डिजिटल रुपया, तो आप लोग याद रखिएगा। आरबीआई ने टोकन बनाया है और पायलट प्रोग्राम के तहत चुने गए बैंकों को ये टोकन जारी किए हैं। अब तक 13 बैंकों 26 स्थानों पर खुदरा लेन देन के कुछ ग्राहकों को टोकन दे चुके हैं। अगर आपको टोकन मिला तो आपको पहले ऐप का इस्तेमाल करते हुए इसे डिजिटल वॉलेट में स्टोर करना होगा। इसके बाद आप इससे लेन देन कर सकते हैं। और ई रुपये के फायदे भी देख लें। डिजिटल करेंसी को किसी खास मकसद के लिए वितरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए नकदी में सरकारी फंड का दुरुपयोग किया जा सकता है। लेकिन डिजिटल करेंसी के साथ सरकार या निजी क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित कर सकती है कि इसका इस्तेमाल पहले से तय काम के लिए ही किया जाएगा।
और यहाँ दिया है कि यूपीआई से कितना अलग है। यूपीआई व्यक्तियों या कारोबारियों से लेन देन करने का सरल और तेज तरीका। इसमें पैसा सीधे यूपीआई से जुड़े बैंक खाते से जाता है। यही वजह है कि यूपीआई पेमेंट तेजी से लोकप्रिय हो गया। वित्त वर्ष 2023 में यूपीआई के जरिए 139 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। ई रुपये में भी लेन देन ठीक यूपीआई की तरह क्यूआर कोड स्कैन करके किया जा रहा है। हालांकि आरबीआई का कहना है कि सीबीडीसी में ऑफलाइन फीचर भी होगा। इससे इसका इस्तेमाल देश के दूर दराज के इलाकों में भी किया जा सकेगा, जहां मोबाइल नेटवर्क का भी उपलब्ध न हो। देख रहे हैं नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आरबीआई लॉन्च कर रही है और पायलट कार्यक्रम की तरह से। म्यांमार में 10 में अदायगी बनी रोशनी का पर्व। और ये देख रहे हैं खेल से जुड़ी खबरें हैं। ऑस्ट्रेलियाई चुनौती T20 विश्व कप खेल सकते हैं रोहित विराट। बीसीसीआई ने कहा अगर दोनों खिलाड़ी अगले वर्ष होने वाले विश्व कप में खेलना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। खेलो इंडिया पैरा गेम 10 से 17 दिसंबर तक। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण 10 से 17 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 1350 से अधिक प्रतिभागी 7 तरह के खेलों में भाग लेंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कहा कि बहुत खुशी और संतुष्टि के साथ मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण 10 से 17 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 1350 से अधिक प्रतिभागियों के साथ हमारे देश के पैरा स्पोर्ट को बेहतर बनाने और प्रतिभागी विशेष रूप से विकलांग एथलीटों की पहचान करने और उनकी सहायता करने में हमारी खोज एक गेम चेंजर साबित कर सकती है। अब यहाँ देख रहे हैं परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी जुड़े कुछ पॉइंट रहते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जीके जीएस भी इससे काफ़ी मजबूत होता है, पढ़ लीजिएगा। भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन का हुआ आयोजन। 1983 में आज ही भारत ने पहली बार नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन 29 नवंबर तक चला। इसकी मेजबानी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। इसमें 42 देशों ने हिस्सा लिया था। रिट्री गोवा में आयोजित किया गया था। यह किडनी खराब कर रहे बैक्टीरिया, वायरस व फंगस बच्चों और किशोरों को नेफ्रोटिक सिंड्रोम का शिकार बना रहे कारक की खोज कर तलाश लिया गया सुनिश्चित उपचार। यहाँ देख रहे हैं कि मूवी से जुड़ी खबरें रहती हैं। अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो पढ़ लीजिएगा। और देख रहे हैं कि दैनिक जागरण की राष्ट्रीय संस्कृत खबर आज यहीं समाप्त होती है। और अगर आप लोग को इसमें से थोड़ी सी भी जानकारी मिलती हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आज हमने जो प्रश्न रखा था, जो यूपीएससी पिछले विगत वर्ष से पूछा गया प्रश्न था, उसका हम थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। और फुल विश्लेषण करने के लिए आप लोग को हमारे चैनल में लास्ट तक बने रहने की ज़रूरत है। तो प्रश्न क्या था वो तो हमने आपको पहले ही बता दिया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल 3 यानी पूर्वी शिखर सम्मेलन ईस्ट एशिया समिट का ही भारत केवल सदस्य है, ना कि एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग का और ना ही दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संगठन। अब हम आइए थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग, इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन यानी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। एशिया प्रशांत की बढ़ती परस्पर निर्भरता का लाभ उठाने के लिए वर्ष 1989 में स्थापित एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है। APEC के 21 सदस्यों का लक्ष्य संतुलित, समावेशी, सतत, नवीन एवं सुनिश्चित विकास को बढ़ावा देकर साथ तथा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण में तेजी लाकर क्षेत्र के लोगों के लिए आर्थिक समृद्धि लाना। और APEC का मुख्यालय सिंगापुर में है तथा APEC प्रक्रिया के लिए यह मूल समर्थन तंत्र के रूप में कार्य करता है। यह समन्वय, तकनीकी तथा सलाहकार सहायता के साथ साथ सूचना प्रबंधन, संचार व सार्वजनिक आउटरीच सेवाएं भी प्रदान करता है। तो हम बात कर लिए हैं एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संगठन यानी एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन।
एशियन नेशन। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन आसियान एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश शामिल हैं, जो अंतर सरकारी सहयोग को बढ़ावा देता है तथा अपने सदस्यों व अन्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सैन्य, शैक्षिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की स्थापना 2005 में दक्षिण पूर्वी एशिया देशों का संगठन यानी आसियान के नेतृत्व वाली पहल के रूप में की गई थी। EAS हिंद प्रशांत क्षेत्र में एकमात्र नेतृत्व वाला मंच है जो रणनीतिक महत्व के राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने हेतु सभी प्रमुख भागीदारों को एक साथ लाता है। EAS के 18 सदस्य हैं, जिसमें 10 आसियान और 8 संवाद भागीदार देश हैं। 8 संवाद भागीदार देश जो है ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। और 10 आसियान जो है म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस। और एशियान का 2023 में नया मेंबर जो जुड़ा है वो है तिमोर लेस्टे। तो आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग उसको इसमें से थोड़ी सी भी कुछ न कुछ जानकारी मिलती होगी। तो अगर आप लोग को इसमें से थोड़ी भी जानकारी मिलती हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।